एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू एमपी एग्जाम वाला। और जैसा कि आप सभी को पता है, सफलता बैच में हम सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके का कोई टॉपिक जो है वो मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ, दैट इज ट्राइबल एंड पेजेंट रिवोल्ट। ट्राइबल एंड पेजेंट रिवोल्ट आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। द रीज़न इज दैट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो आपको एक ना एक क्वेश्चन ट्राइबल और पेजेंट रिवोल्ट से जरूर देखने को मिल जाएगा। इवन इफ यू विल सी द मेंस क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019 टू 2021, तो उसमें भी आपको ट्राइबल और पेजेंट रिवोल्ट से जो है डायरेक्टली 3 और 5 मार्क का देखने को मिला है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी इसको याद कर लोगे ना, तो वो लास्ट मोमेंट पे आपको काम में आने वाला है। इसलिए अभी तो याद करना ही है, ताकि आपको जो मेंस एग्जाम, जब आप प्री क्वालिफाई करोगे, मेंस एग्जामिनेशन दोगे, वहां पर भी आपको जो इसका बेसिक्स है वो क्लियर रहे, है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू आवर टॉपिक। और जैसा कि आप सभी को पता है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में टुडे वी विल बी गोइंग टू डिस्कस पेजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट। और सबसे पहले आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं पेजेंट मूवमेंट, कि आखिरकार ये पेजेंट मूवमेंट है क्या। पेजेंट मूवमेंट इज नथिंग बट इट इज अ मूवमेंट रन बाय द मार्जिनलाइज्ड फार्मर, एग्रेरियन सोसाइटी, द पेजेंट्स। जितने भी आपके कह सकते हो डाउन ट्रोडन पीपल थे, पेजेंट से, फार्मर से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन्होंने एक मूवमेंट को चलाया था। और बेसिकली क्यों चलाया था? क्योंकि उनके ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए, ताकि एक सोशल स्टेबिलिटी सोसाइटी में देखने को मिल जाए, जैसे कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले थी। तो एक इसको हम जनरली क्या कहते हैं, पेजेंट मूवमेंट। अब देयर आर टाइप्स ऑफ पेजेंट मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, ये तो मेंस का टॉपिक है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। पेजेंट मूवमेंट के 2-3 टाइप होते हैं। जैसे कि एक तो पेजेंट मूवमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनिमी, कि आखिरकार ये जो मूवमेंट है किसके अगेंस्ट में चलाई जा रही है। सो द वन मूवमेंट इज विच इज रनिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चलाई जा रही है। दूसरी यहाँ पे पेजेंट मूवमेंट है जो कि आपकी किसके अगेंस्ट चलाई जा रही है, जमींदार के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो जमींदार है, टैक्स कलेक्शन कहीं ना कहीं उनका भी काम होता था टैक्स को कलेक्ट करने का। और वो टैक्स कैसे कलेक्ट करते थे? अंडर द ब्रिटिशर्स के गाइडेंस में। ब्रिटिशर्स ने जितना बोला है कि इतना टैक्स कलेक्ट करना है, तो वो उतना टैक्स कलेक्ट करते थे। तो कहीं कहीं पे आप पेजेंट मूवमेंट में देखोगे जो कि जमींदार, मनी लेंडर्स और जमींदार के अगेंस्ट में हुए। फिर इसके अलावा हमने पेजेंट मूवमेंट को और भी तरीके से डिवाइड कर रखा है कि भाई कौन सा नॉर्थ इंडिया में हुआ था, कौन सा नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, कौन सा या फिर आपका साउथ में हुआ था, या फिर आपके कोस्टल एरियाज में हुए थे। तो दीज आर द डिविजन्स विच विल बी मेनली विच विल बी यूजफुल इन योर मेंस एग्जामिनेशन, नॉट इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो दैट इज आई एम नॉट गोइंग सो डीप इनटू दैट। तो अभी हम बेसिकली एक एक करके पेजेंट मूवमेंट को पढ़ना चालू करते हैं। अभी मैंने आपको, आई हैव जस्ट शो यू द बैकग्राउंड, व्हाट इज पेजेंट मूवमेंट, व्हाट इज द nature of peasant movement and what are the types of peasant movement. If I will talk about the nature of the peasant movement, then you can consider a common point, that is 1857 revolt. 1857 revolt के पहले जितने भी पेजेंट मूवमेंट हुए हैं उसमें नेशनलिज्म लैक कर रहा था, लेकिन 1857 के बाद जितने भी पेजेंट मूवमेंट है उसमें नेशनलिज्म आ गया था। ये बेसिक सा डिफरेंस है। और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं जो पॉलिसीज के बेसिस पर रहेंगे, कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज कैसी आई थी, उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, फिर स्ट्रगल किया था पेजेंट्स ने और ट्राइबल ने। तो अभी दिस इज पेजेंट मूवमेंट। अब यहाँ पहली पेजेंट मूवमेंट आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडिको रिवोल्ट। इंडिको रिवोल्ट का ईयर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 1859 टू 60 लगभग ये रिवोल्ट चला हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि इंडिया जो है, इंडिया और इंडिया का जो बिहार वाला इलाका है, नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर प्रदेश बिहार वाला इलाका, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। वहाँ पे मतलब वहाँ पे फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी थी, फर्टाइल लैंड थी, रेनफॉल भी बहुत अच्छी होती थी। एंड दिस इज़ द रीज़न विच इज़ मेकिंग कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिको, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ इंडिको। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई ब्रिटिशर्स हैव फोकस दैट एरिया, और वहाँ पर वो लोग फोर्सफुली जो है इंडिको को ग्रो करवाते थे। अब यहाँ पे जो फार्मर्स थे, जो पेजेंट थे, उनको इंडिको के बारे में जानकारी नहीं थी। उनको लगता था हमसे कुछ नई चीज़ उगवा रहे हैं, इसका हमें अमाउंट भी अच्छा मिल जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो फार्मर्स है वो एग्री कर गए। बट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द इंडिको कल्टीवेशन जो है वो अनअवेयर थे। कौन? फार्मर्स उससे अनअवेयर थे। नाउ व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन या लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका क्या रहा?
तो बेसिकली इंडिको को जब भी हम कल्टीवेट करते हैं तो सबसे पहली बात उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब सरप्लस वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिको। फिर सेकेंडली यहाँ पर उसको जो आप कह सकते हो फर्टाइल लैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब कि टाइम टू टाइम मैन्योर देना पड़ेगा। अगर लैंड फर्टाइल नहीं है, फर्टाइल है तो भी टाइमली जो है मैन्योर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इन चीज़ों से जो फार्मर्स है वो अनअवेयर थे। उन्होंने जब इंडिको को लगाना शुरू कर दिया तो यहाँ पे क्या होता है, उनको पानी चाहिए, उसके लिए वो लोग परेशान होते थे, कहीं से कैनाल को डेवलप करवाते थे, कुछ ना कुछ करके जैसे तैसे वो लोग इन चीज़ों को मतलब कि बेसिकली सप्लाई को, रॉ मटेरियल, एक तरीके से इनपुट को वो लोग क्या करते थे, बड़ी मेहनत से लेके आते थे ताकि इंडिको जो है उसका प्रोडक्शन अच्छा हो पाए। जैसे इंडिको प्रोड्यूस होता है उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इंडिको प्रोडक्शन जब भी होता है तो इंडिको प्लांट जो है वो सॉइल से जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ रॉब्ड। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखो कि उन लोग अनअवेयर थे, दे वर नॉट अवेयर अबाउट द इंडिको प्लांटेशन एंड देयर इफेक्ट। उसके बाद वो उगाते हैं और ज़मीन जो है उनकी बंजर हो जाती है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, अब उनके पास उतने पैसे भी नहीं है, खाने तक को तो पैसे नहीं थे, तो फर्टिलिटी को बढ़ाना, वापस से भूमि को फर्टाइल करना, ये सब के लिए अगेन पैसा लगता था और जो उनके पास नहीं था। तो इंसान क्या करेगा, आप सभी को पता है, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है रिवोल्ट के अलावा। तो यही कारण है इंडिको रिवोल्ट क्यों हुआ था। तो दिस वॉज जस्ट द इवेंट ऑफ द इंडिको रिवोल्ट की क्यों हुआ था। और इस रिवोल्ट में बेसिकली यहाँ पर लोगों ने मना कर दिया था कि अब हम इंडिको प्लांटेशन नहीं करेंगे। इससे एसोसिएटेड पर्सन का नाम आपको याद रखना है, दैट इज दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। ठीक है, अब ये इंडिको कल्टीवेशन बंगाल में स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1777। कब से उगा रहे थे, अब देखो 1777 से चल रहा है और अभी मैं बात कर रही हूँ 1859 की, बहुत टाइम हो गया। रिवोल्ट उन्होंने लगभग आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप अंदाज़ा भी लगाओगे तो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा समय हो गया तब इन्होंने रिवोल्ट किया है। तो कितना ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे डिटोरेशन फेस किया होगा, किसने, हमारे इनोसेंट फार्मर्स ने, हमारे इनोसेंट पेजेंट्स ने। उसके बाद उन्होंने जाके यहाँ पे रिवोल्ट किया है। फिर बाद में ही आप ये देखोगे कि सेम रिवोल्ट जो है वो किसने कंटिन्यू किया था, महात्मा गांधी ने कंटिन्यू किया था इन द फॉर्म ऑफ चंपारण मूवमेंट। ये सुनो, चंपारण मूवमेंट भी पेजेंट मूवमेंट है, उसको भी हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो बस यही है कि इंडिको की डिमांड वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा थी इंडिया से, यही कारण है कि यहाँ से भाई इंडिको जो है उसको उगवाया जाता था। दिस वॉज जस्ट द स्टोरी जो मैंने आपको बता चुकी ऑलरेडी। देन उसके बाद यहाँ पे विश्वास ब्रदर्स जो हैं उन्होंने लेड किया था, जो कि नादिया से थे, जो कि आज के बंगाल में है। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास जो है, इनका नाम आप लोग याद रखोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एसोसिएटेड एक प्ले है जिसका नाम है नील दर्पण। क्या नाम है इसका, नील दर्पण, जो कि किसकी है, दीन बंधु मित्र की है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नील दर्पण आपको दिख रही होगी, एक ड्रामा है, एक प्ले है दीन बंधु मित्र का, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, इंडिको प्लांटेशन एंड द रिवोल्ट ऑफ इंडिको, इसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जनरली नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, किसी तरीके की मिलिटेंट एक्टिविटीज़, मिलिटेंट ऑपरेशंस इस मूवमेंट में हमें देखने को नहीं मिले थे। फिर उसके बाद इस मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो दिस मूवमेंट is also a symbol of Hindu and Muslim unity. The reason is that दोनों ही कम्युनिटी के लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो दिस इज अबाउट इंडिको रिवोल्ट। ईयर याद रखना है आप लोगों को। ईयर याद रखने के बाद आप लोगों को एसोसिएटेड लीडर याद रखना है। मिदनापुर बंगाल वाले इलाके में बेसिकली रिवोल्ट हुआ था, ये याद रखना है। इससे रिलेटेड जो अभी हमने प्ले देखा था नील दर्पण, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। और अब यहाँ पे आता है आपका पबना अपराइजिंग, है ना। पबना जो है बेसिकली आज की बात करें तो आज तो पबना जो है एरिया जो है वो आज के बांग्लादेश में है, बट उस टाइम बांग्लादेश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो पबना रीजन है यहाँ पे जूट प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। आप सभी को पता है बंगाल और बांग्लादेश में अगर हम एरिया देखें तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है उसके कारण वहाँ पे जूट प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। सनलाइट प्रॉपर पड़ने के कारण वहाँ का एनवायरनमेंट जो है जूट प्रोडक्शन को कंड्यूसिव बनाता है। तो जूट प्रोडक्शन का एरिया था पबना, और वहाँ पे जूट जो है वहाँ पे लोग प्रोड्यूस करते थे। बट यहाँ पे दिक्कत ये हो रही थी कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक एक्ट लेके आए थे, और वो एक्ट क्या है, यहाँ पे बेसिकली एक्ट का नाम है ऑक्यूपेंसी राइट अंडर एक्ट ऑफ 1859, है ना। बेसिकली टेनेंसी एक्ट था। अब इसमें एक्ट बता देती हूँ, थोड़ा सा समझा देती हूँ क्या है।
यहाँ पे उनका कहना बेसिकली ये था कि जो आपके एक लैंड है, मान लीजिए ये लैंड है, इसमें कोई मान लीजिए कोई फार्मर एसोसिएटेड है या फिर कोई यहाँ से पेजेंट एसोसिएटेड है। अब ये जो फार्मर है, ये जो पेजेंट है, इसकी ये लैंड है। अब यहाँ पे ऐसा बोल दिया था कि 12 साल तक आप अपनी खेती किसानी जो भी यहाँ पे कर रहे हो, जूट प्रोडक्शन जो भी कुछ कर रहे हो वो करो, 12 ईयर्स तक। कितने ईयर्स तक? 12 ईयर्स तक। और इसका आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ये बोल देते थे कि अगर आपने 12 साल तक पूरा का पूरा हमें टैक्स दिया है, प्रॉपर दिया है, टैक्स टाइमली दिया है, तो 12 साल बाद ये ज़मीन आप ही की रहेगी। लेकिन अगर आप हमें टैक्स नहीं दे पाए तो ये 12 साल बाद जो ज़मीन है वो हमारी हो जाएगी। तो आप देख रहे हो ब्रिटिशर्स किस तरीके से एक एक करके इंडिया की छोटी छोटी लैंड्स पे भी, वो भी किन लोगों की, इन लोगों की लैंड जिनके पास खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं था, है ना, उनकी लैंड्स को किस तरीके से ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब दिस इज शोइंग द ब्रूटल फेस ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे अब ये लोग टैक्स, ब्रिटिशर्स टैक्स ही इतना लगा देते थे, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ही इतना ज़्यादा हो जाता था कि वहाँ के पेजेंट्स पे ही नहीं कर पाते थे। और जब पेजेंट्स जो है टैक्स को पे नहीं कर पाते थे तो 12 साल बाद क्या होता, क्या कर देते थे वो? दे डू द कॉन्फिस्केशन ऑफ द लैंड। और जो लैंड है दैट ड्रॉप्ड अंडर द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। लैंड सीधे की सीधे किस में चली आती थी? ब्रिटिशर्स के हाथों में चली आती थी। तो इस तरीके से इस एक्ट से और पबना के लोग बड़े ही परेशान थे कि इतना टैक्स दो, वो भी डर कि 12 साल बाद जमीन हमारी रहेगी या नहीं रहेगी। तो पबना रिवोल्ट जो है, पबना रिवोल्ट आपके लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग याद रखोगे, है ना। चलो तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये मूवमेंट जो है कहाँ पे पेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड, लगभग 1873 में चली थी, डिमांड्स ऑफ द जमींदार और इन सब के अगेंस्ट। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ था कि सप्रेस कैसे हुआ था? तो यहाँ पे इन्होंने इस एक्ट को फिर उन्होंने खत्म कर दिया था, है ना। इसके लीडर्स का नाम याद रखना है, ईश्वर चंद्र रॉय और शंभूपाल और खुदी मोहल्ला, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिजल्ट क्या हुआ था? बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है ना, उसको लेके आए थे, जिसमें कुछ उन्होंने चेंजेस कर दिए हुए थे। तो इसको याद रखना है, ईशान चंद्र रॉय और शंभूपाल और खुदी मोहल्ला, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी याद किए थे, आपको भी याद करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे बात हो रही है डेक्कन अपराइजिंग की, है ना। अब यहाँ डेक्कन अपराइजिंग की बात करूंगी तो डेक्कन अपराइजिंग जो है ये डायरेक्टली और ज़मींदार के अगेंस्ट हुआ था, है ना, डायरेक्टली मनी लेंडर्स के अगेंस्ट हुआ था। वो भी ये जो है गुजराती मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में हुआ था। अब यहाँ पे गुजराती मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में क्यों हुआ था? द रीज़न इज़ दैट यहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम को लगा के रखा हुआ था। और रैयतवाड़ी सिस्टम के कारण यहाँ पे क्या होता था कि रैयतवाड़ी सिस्टम में बेसिकली टैक्सेशन होता था, आप सभी को पता है। अब ये जो टैक्सेशन है ना, ये इतना ज़्यादा हाई था, इतना ज़्यादा हाई था कि लोग उसको पे ही नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि देखो टैक्स तभी पे कर पाएंगे जब प्रोडक्शन अच्छा होगा, जब उनकी इनकम अच्छी आएगी। उनका इनपुट में ही इतना कॉस्ट लग जाता था कि आउटपुट उन लोग को इतना अच्छा मिलता नहीं था। जब आउटपुट अच्छा नहीं मिला है तो टैक्स कहाँ से देंगे? काम करना सबको पसंद है लेकिन गुलामी किसी को पसंद नहीं है। यस और नो? इससे अच्छा है हम सूखी रोटी खा के सो जाएं। बट कभी कभी सूखी रोटी भी इन लोगों को नसीब नहीं हो पाती थी। तो आप इनकी कंडीशन में आके जब देखोगे, खुद को इस प्लेस में डालोगे, तब आपको समझ में आएगा। आप एक फ़ोन भी लेते हो, ईएमआई पे भी लेते हो, तो आपका डर रहता है ईएमआई पे करनी है, अगले महीने इतने पैसे कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे तो मैं कैसे ईएमआई पे करूँगा। मैं सिर्फ एक जस्ट आपको वो बता रही हूँ कितने सारे हमारे पास वो रहते थे। तो दिस इज डेक्कन अपराइजिंग, ये आपको पता होना चाहिए। डेक्कन अपराइजिंग आपकी क्या है? बेसिकली ये सुपर विलेज पुणे में आपका चला हुआ था, ठीक है ना। रैयतवाड़ी सिस्टम था जिसमें गवर्नमेंट और रैयत के बीच में एग्रीमेंट था। और यहाँ पे जो है सॉइल के बेसिस पे यहाँ पे टैक्सेशन लगाया गया था और पेइंग कैपेसिटी की फार्मर कौन कितना पे कर सकता था। लेकिन यहाँ पे उसको टैक्स को पे करने के लिए रैयतवाड़ी में आप सभी को पता है जो पैसे हैं, टैक्स है, वो जो लोग हैं फार्मर से पेजेंट है वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को देंगे, उसमें इंटरमीडिएट नहीं होते। लेकिन वो टैक्सेशन इतना हाई था, उसको पे करने के लिए ये लोग मनी लेंडर से क्या ले लिया करते थे? पैसे ले लिया करते थे। मनी लेंडर से क्या कर लिया करते थे? लोन लेते थे और फिर टैक्स चुकाते थे। अब वो लोन को चुकाने में इंटरेस्ट कितना ज़्यादा लग जाता था। इसी यही कारण है कि यहाँ पे जो ये बेसिकली क्या कहते हैं, डेक्कन अपराइजिंग है ना, मनी लेंडर के अगेंस्ट चला था। क्यों? क्योंकि वो लोग जो हैं आप कह सकते हो इनडेप्टनेस का शिकार हो जाते थे, है ना। मतलब कि ऋणग्रस्तता की एक गंभीर समस्या जो है इस रीजन में उत्पन्न हो गई थी। ओके तो ये आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है ना। फिर उसके बाद में पूना सार्वजनिक सभा, आप सभी को मैं कई बार बता चुकी हूँ, एमजी रानाडे ने फाउंड की थी, महागोविंद रानाडे ने, जस्टिस रानाडे के नाम से भी इनको जानते हैं। इन्होंने बाद में पूना सार्वजनिक सभा जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, मूवमेंट थी। फिर इस मूवमेंट को उन्होंने बाद में रख के क्या किया था? सपोर्ट किया था। आगे चलते हैं।
ओके अब यहाँ पे आ रही है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, है ना। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो था दैट वाज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द इंडिको रिवोल्ट। जो प्रॉब्लम्स इंडिको पेजेंट्स फेस कर रहे थे, सेम प्रॉब्लम जो है चंपारण बिहार में एक रीजन है, बिहार में एक रीजन है चंपारण, वहाँ के लोग भी सेम टू सेम चीज़ को फेस कर रहे थे। अब ये चीज़ों को फेस करने के बाद वहाँ पर उन्हें कोई ऐसा लीडर नहीं दिखा। तब वहाँ पर आप देखोगे कि राजकुमार शुक्ला हैं, वो गांधी जी के पास गए, उन्होंने गांधी जी को परसुएट किया कि आइए हमारे लोगों की समस्या को समझिए, समाधान कीजिए, कैसा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इंडी को ज़बरदस्ती उगवा रहे हैं, फर्टिलिटी नहीं बच रही, खाने को नहीं बचा है, ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं वो महात्मा गांधी को बताई थी। फिर उन्होंने यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह को लॉन्च किया था और उसमें सफल भी हुए थे। अब देखो कि महात्मा गांधी के जितने भी लोकल मूवमेंट्स थे वो सारे के सारे सक्सेसफुल थे, लेकिन जो नेशनल मूवमेंट उन्होंने चलाई थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। तो ये भी एक मेंस का क्वेश्चन होता है कि भाई महात्मा गांधी की लोकल मूवमेंट्स इतनी सक्सेसफुल क्यों थी और नेशनल लेवल पे जो उन्होंने मूवमेंट चलाई थी, चाहे नॉन कॉपरेशन हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या क्विट इंडिया मूवमेंट ही क्यों ना हो, तो ये उतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं थी। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, वो अभी यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट ये आप लोग इतना याद रखोगे, चंपारण सत्याग्रह 1917, राजकुमार शुक्ला, महात्मा गांधी इज एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। खेड़ा सत्याग्रह बेसिकली आपका कब चला हुआ था, तो भाई 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई थी, देखो खेड़ा में, एक्चुअली खेड़ा एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे आ गया था फेमीन, है ना, नहीं सॉरी, ड्रॉट आ गया था, ड्रॉट सूखा पड़ गया था। अब यहाँ पे ड्रॉट आ गया था, अब ड्रॉट आ गया है तो एक किसान जो है वो फसल कैसे उगाएगा, बीज कैसे बोएगा, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई जो ज़मीन एक मेजर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स है एग्रीकल्चर का, जब वही सोर्स काम का नहीं बचा तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, और अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो जो पेजेंट्स है वो टैक्स कैसे भरेंगे, पैसे ही नहीं आएंगे तो टैक्स कैसे भरेंगे, है ना। इनपुट ही हमारे पास नहीं है तो आउटपुट कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर फिर भी ड्रॉट आने के बाद भी, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं अननेसेसरी एक्सेसिव टैक्स को उन्होंने इम्पोज कर दिया था। उस टैक्स को पेजेंट और फार्मर वहाँ के चुका नहीं पा रहे थे, एंड दिस इज द रीजन व्हाई पेजेंट एंड फार्मर्स ऑफ दिस खेड़ा रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस मूवमेंट के भी मेन लीडर जो थे दैट वाज मोहनदास करमचंद गांधी। अब यहाँ पे इन्होंने नो टैक्स पेइंग कैंपेन जो है लॉन्च कर दिया था कि भाई कोई भी टैक्स नहीं भरेगा, पैसे ही नहीं है तो कैसे टैक्स भरेंगे, है ना। मतलब काम करना सबको पसंद है बट गुलामी किसी को पसंद नहीं है, यस और नो। तो यहाँ पे नो टैक्स पेइंग कैंपेन जो है वो किसने लॉन्च कर दी थी, महात्मा गांधी ने लॉन्च कर दी थी। आगे चलते हैं, ऑल इंडिया किसान सभा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया किसान सभा जो है आप लोग इसको याद रखोगे। अगर इसको बात करेंगे कि इसको फाउंड किसने किया है तो 1936 में, तो सबसे पहली बात 1936 में इसको फॉर्म किया गया था। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो कि जो किसान है, किसानों का सरकार से कैसा आंकड़ा चलता है, 36 का आंकड़ा चलता है, ये सुनो। अभी किसान आंदोलन भी हुआ था तो 1936 में इसको फाउंड किया गया था, ऑल इंडिया किसान सभा को। किसने फाउंड किया था, तो शाहजानंद सरस्वती, हाँ नाम लिखा होगा ये लिखा हुआ है, शाहजानंद सरस्वती ने इसको 1936 में फाउंड किया था एट लखनऊ। तीनों पॉइंट ही प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजानंद सरस्वती लखनऊ में फॉर्म हुई थी, 1936 में हुई थी। बेसिकली पेजेंट्स और फार्मर्स की जितनी भी प्रॉब्लम थी उन सभी को देखने के लिए और उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ पे इसको फॉर्म किया गया था। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ जा रही भाई बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो एक, बिजोलिया बेसिकली एक जागीर हुआ करती थी जहाँ पे लोग काम करते थे, है ना। बिजोलिया में जो कि अगर मैं बात करूँगी तो मेवाड़ में है और मेवाड़ आज के राजस्थान में है, तो ये मूवमेंट राजस्थान में चलाई गई थी। तो बिजोलिया की अगर मैं बात करूँगी तो राजस्थान में चलाई गई थी। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि किसानों ने आंदोलन किया था, है ना, एग्रेरियन मूवमेंट थी, ठीक है। उदयपुर प्रेजेंट मेवाड़ स्टेट में, जो कि आज के पूरे यहाँ पर है बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक जागीरदार थी बिजोलिया जो कि परमार राजपूत की थी और किसके पास थी, हैविंग 96 विलेजेस इन हिज जागीर, मतलब छोटी मोटी जागीर नहीं थी। बिजोलिया मूवमेंट की अगर मैं बात करूंगी तो बिजोलिया जागीर में ही इतने सारे यहाँ पे वो आ जाया करते थे, विलेजेस आ जाया करते थे, है ना। और इस पे अलग अलग तरीके से टैक्सेस लगा के रखे थे, कहीं पे ज़्यादा टैक्स लगा के रखा था, कहीं पे कम टैक्स। लेकिन आपको पता है राजस्थान उतना ज़्यादा फर्टाइल रीजन है ही नहीं, सूखा रीजन है, उसके बाद भी इतना ज़्यादा टैक्स लेंगे तो वो लोग कैसे चुकाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कारण है कि पेजेंट ने रिवोल्ट कर दिया था इनके अगेंस्ट में। देखो मोर और लेस रीजन सबके एक ही है ना,
इम्पोजिशन ऑफ एक्सेसिव टैक्सेशन या फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर। कहीं कहीं पे अलग है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो भाई इंडिको में इसलिए होता है इंडिको उगवा रहे थे। दूसरी बात, कहीं पे क्यों हुआ था, ड्रॉट हो गया था, फिर भी टैक्स ले रहे थे। कहीं कहीं पे रीजंस वेरी कर सकते हैं, बट पेजेंट और फार्मर मूवमेंट में मोर और लेस रीजन सबके वही हैं, एज इट इज है। ईयर में डिफरेंस है, लीडर्स में डिफरेंस है, जो कि आपको याद करना, प्लेस में डिफरेंस है, दैट्स इट, है ना। अब यहाँ पे इनके लीडर की बात करूंगी तो सीताराम दास जो है वो इंपॉर्टेंट लीडर है, सीताराम दास, है ना। अब एक चीज आप लोग और याद रख लेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, वो पॉइंट ये है कि भाई पेजेंट मूवमेंट में बिजोलिया मूवमेंट आपकी एक ऐसी मूवमेंट है, इट इज द ओनली मूवमेंट विच लास्टेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम। 44 ईयर्स तक ये मूवमेंट चली थी। कितने साल तक चली थी? 44 ईयर्स। बहुत बड़ा होता है। इवन 44 ईयर्स तक कोई भी मूवमेंट नहीं चली। वैसे पेपर में कई बार ये भी पूछा जाता है कि एक ऐसी मूवमेंट का नाम बताइए इतिहास की जो सबसे लंबी पीरियड ऑफ टाइम तक चली थी, तो वो बिजोलिया ही थी। ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतने टाइम तक चली, ना सिविल डिसोबीडियंस चली, ना क्विट इंडिया। नेशनल लेवल पे हम जितनी भी बड़ी बड़ी रिवोल्ट मूवमेंट की बात करते, 1857 को भी आप उठा लोगे तो वो भी सप्रेस हो गया था आफ्टर 1.5 ईयर्स। या सुनो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी जल्दी खत्म हो गई थी, बट बिजोलिया मूवमेंट कंटिन्यूड फॉर 44 ईयर्स। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसका ईयर भी आप लोग को याद रखना है, 1897 टू 1941, ये टाइम पीरियड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सो दिस इज बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट मोपला रिबेलियन आ जाता है, जैसे मालाबार रिबेलियन ऑफ 1921 भी बोला जाता है। तो मोपला रिबेलियन की बात अगर मैं करूंगी तो यहाँ पे क्या होता था, जो मनी लैंडर्स थे, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट केस है, मनी लैंडर्स हिंदू थे और यहाँ पे जो आपके पेजेंट और फार्मर थे वो मुस्लिम थे। अब यहाँ हिंदू मनी लैंडर्स जो हैं वो बेसिकली जो आपके मुस्लिम फार्मर्स हैं, जब वो मनी लेंडर से पैसे लेते हैं, मनी लेंडर्स से पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं टैक्स को चुकाने के लिए, तो मनी लेंडर्स एक्सेसिव इंटरेस्ट उनके ऊपर डाल देते हैं, जिसके कारण वो लोग इनडेप्टनेस की साइकिल में फंस जाते हैं ना। जैसे ही वो लोग फंसते तो वो लोग पैसे कहाँ से देंगे, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मनी लेंडर के बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने पर, जो कि हिंदू थे, लगा किसके ऊपर थे, मुस्लिम के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बेसिकली कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम जो हैं वो हिंदू मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे रिवोल्ट कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो 1921 में हुआ था मालाबार मोपला रिबेलियन हुआ था। बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था पुअर पेजेंट्रीज का बाय लैंडलॉर्ड जो कि हिंदू थे, और बाद में ये जो मूवमेंट है इसने एक कम्युनल राइट का रूप ले लिया था। समझ में आया कि नहीं? ये फेलियर भी था क्योंकि इसमें कम्युनल एलिमेंट था, सीधी सी बात है ना। उसके बाद अगर इसके लीडर की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, अली मुसलियार जो है इससे एसोसिएटेड है। सेकंड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट अली मुसलियार जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका। मोपला रिबेलियन 1921 मोपला केरल में हुआ था। दूसरी चीज़ यहाँ पे अली मसूलियार जो है इससे एसोसिएटेड पर्सन है, मालाबार रीजन ऑफ केरल में हुआ था। ये कुछ पॉइंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं। फिर आपकी बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। इससे एसोसिएटेड जो लीडर हैं दैट इज जिसको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर क्या किया था, इस मूवमेंट को लेड किया था। और बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट क्यों हुई थी, इसलिए हुई थी क्योंकि ये बात है लगभग 1928 में मूवमेंट चली थी। बात है लगभग 1925 की, जब बारडोली जो कि जगह है गुजरात में, यहाँ पर फ्लड भी आ गया था, बाढ़ भी आ गई थी, और बाढ़ आने के कारण यहाँ फेमिन आ गया था, है ना, भूखमरी। तो दोनों ही चीज़ें हो गई थी साथ में। उसके बाद भी ब्रिटिशर्स जो हैं उनको हमारे इंडियंस के ऊपर दया नहीं आई, उनकी दया भावना जो है वो चली गई थी, और फिर भी इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेशन वाज वेरी हाई, एंड दिस इज द रीज़न यहाँ पर जो है बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा चलाया गया था। और यहीं पे जो बारडोली की महिलाएं हैं, विमेन्स ऑफ बारडोली, गेव द एफिडेविट ऑफ सरदार टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का जो टाइटल है वो यहाँ पे किसने दिया था, यहाँ की विमेन ने दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है विमेन ने पटेल को सर मॉनिकर, मतलब दैट इज एफिडेविट, मतलब एक टाइटल दे दिया था। किसका? यहाँ पे सरदार का दे दिया था। और यहाँ पे भाई प्रोटेस्ट किया था मूवमेंट में, और टैक्स नहीं देंगे, सेम वही रीजन आ जाएगा। तो दिस इज बारडोली सत्याग्रह 1928, बारडोली इन गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विमेन्स ऑफ बारडोली गेव द मॉनिकर ऑफ सरदार टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे आपको रिमेंबर रखना है ना।
ओके फिर टैक्सेशन रेवेन्यू भी भाई डिक्रीज हो गया था, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं ये आपको भाई जो जिनसे लैंड जब्त कर ली गई थी, कॉन्फिस्केटेड लैंड थी, वो उनको वापस दे दी थी, तो इस तरीके से उन्होंने इसको क्या किया था, सप्रेस किया था। आगे चलते हैं। अब पेजेंट मूवमेंट पंजाब की बात हो रही है कि भाई एक कौन सी मूवमेंट जो है पंजाब में चली थी, तो देखो कई सारी जो मूवमेंट है, अलग अलग मूवमेंट बहुत सारी जगह चली थी, ऐसा नहीं है कई सारी मूवमेंट आपकी कहीं चली हैं, कहीं पे दूसरी मूवमेंट चली हुई है। तो पंजाब में भी मोर और लेस आप रीज़न देखोगे तो सेम रीजन्स हैं, पंजाब में भी सेम रीजंस हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि किसान आमतौर पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, दूसरे उनके निशाने पर जमींदार और साहूकार थे। ये जो थे, ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो हैं, एनिमी जो हैं, वो सारी की सारी पेजेंट रिवोल्ट में आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएगी। अब यहाँ दिक्कत क्या थी कि भू राजस्व के पुनर्स्थापन की समस्या थी। प्रॉब्लम वॉज रीसेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू देखो ऐसा एक बार ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इफ वी स्टॉप if we were not having the provision of amendment in our constitution, that means we are wishing to stop the growth of the nation। मतलब कि अमेंडमेंट ज़रूरी है, बिकॉज टाइम डिमांड चेंजेस एंड चेंजेस आर नेसेसरी इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे सेम बात है भाई, ये लोग भी चाहते थे जो रेवेन्यू का सेटलमेंट है, रेवेन्यू जो इम्पोज हो रहा है उसको चेंजेस किया जाए टाइम के साथ, क्योंकि अब सिचुएशन बदल गई है। लैंड खराब हो गई है तो कम कर दो, लैंड अगर अच्छी है तो उतना ही रहने दो, जितनी जो कुछ पे कर सकता है, जितनी फार्मर्स की कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी जस्ट डिसाइड द रेवेन्यू पॉलिसी। बट जो ब्रिटिशर्स हैं वो उस चीज़ को मानने से तैयार नहीं थे। यही कारण है कि यहाँ पे पंजाब में भी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, रिवोल्ट देखने को मिला था। ओके एस्पिरेंट्स, तो अभी हमने पूरे के पूरे पेजेंट रिवोल्ट्स को पढ़ लिया है और अब बारी आ गई आपकी ट्राइबल रिवोल्ट्स को पढ़ने की। ट्राइबल रिवोल्ट्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता ही चुकी हूँ, स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। ट्राइबल रिवोल्ट्स को पढ़ने से पहले कि ये जान लेते कि भाई आखिरकार ये ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए क्यों थे। कभी कभी एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ट्राइबल रिवोल्ट्स क्यों हुए थे, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, 1 and 2 बोथ, 3 और 4 बोथ, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ट्राइबल रिवोल्ट की बात करूंगी कि क्यों हुए थे, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस। फॉर एग्जांपल इवैक्यूएशन ऑफ ट्राइबल पीपल फ्रॉम द फॉरेस्ट, कॉन्फिस्केशन ऑफ द लैंड ऑफ द ट्राइबल पीपल, है ना, देन इम्पोजिंग एक्सेसिव टैक्स, देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्राइबल फार्मर्स, देन interruption of the Britishers in the cultural practices, in the societal practices of the tribal people। for example जैसे कि फॉर एग्जाम्पल खोंड ट्राइब के बारे में आपने सुना होगा, जो कि आंध्र प्रदेश में बेसिकली उनका मेन लोकेशन है, ईस्टर्न कोस्ट पे है। और वो लोग जो वो ह्यूमन सैक्रिफाइस जो है उनका एक कल्चरल रिचुअल है ना, उस रिचुअल को फॉलो करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने ह्यूमन सैक्रिफाइस को बंद कर दिया है ना, कि नहीं भाई ये गलत है। तो उनका ये मानना था ब्रिटिशर्स का कि दिस इज आवर कल्चर, दिस इज द प्योरिटी ऑफ आवर कल्चर, सो यू शुड रिस्पेक्ट दैट। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंटरफेयर कर रहे थे, है ना, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, बिकॉज फॉरेस्ट आर द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल, है ना, वो वहाँ रहते हैं, दे आर द हाउस ऑफ ट्राइबल पीपल, दे आर द लिवलीहुड्स ऑफ ट्राइबल पीपल। और ब्रिटिशर्स का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उनमें इंटरप्शन है, ये सब ट्राइबल्स जो है वो टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग पढ़ाई करते हो, अब आपकी पढ़ाई में कोई इंटरप्शन हो, कोई बोले कि नहीं है फ़ोन चला लो, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, फ़ोन चलाने का बोलेगा तो चला ही लोगे, मतलब कुछ और इवेंट करने को कुछ काम दे देगा तो आप लोग भी क्या करोगे, रिवोल्ट कर दोगे, यू विल एक्सप्रेस योर आउटरेज कि नहीं अब ये काम मैं नहीं करूँगा। तो इन द सिमिलर मैनर आप अपनी पोजीशन को यहाँ रख के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि तो बहुत छोटी सी बात है। ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी इनके लिए बहुत बड़ी थी। इवन यहाँ पे आप देखोगे तो पुलिस जो थे वो भी इनको हेल्प नहीं कर रहे थे, है ना, जबकि पुलिस आर नोन फॉर सिक्योरिंग द पीपल, दे आर नोन फॉर सिक्योरिटी, और यहाँ पे उनकी पुलिस भी हेल्प नहीं कर रहे थे। कई सारी चीज़ें इनके साथ ऐसी हुई जिसमें दे वर फीलिंग एलिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, दे वर फीलिंग आइसोलेटेड, एंड दिस इज द रीजन वाई ट्राइबल पीपल रिवोल्टेड फॉर मल्टीपल रीजन्स। अलग अलग रीजन्स के कारण अलग अलग ट्राइबल लोगों ने अलग अलग जगह से रिवोल्ट किया था, उनके बारे में अभी हम यहाँ पे देखने वाले। ट्राइबल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ट्राइबल से एसोसिएटेड कई सारी पॉलिसीज को ला रहे हैं, डेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ उनके लिए करते जा रहे हैं। तो ट्राइबल्स जो हैं न्यूज़ में जो है डेली बेसिस पे रहते ही हैं, इसलिए ट्राइबल पीपल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड हेंस फोर्थ द ट्राइबल रिवोल्ट ऑल्सो। सो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको जो कॉजेज बताए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो आई एम नॉट गोना रिपीट दोज पॉइंट। अभी हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं भाई हो राइजिंग की, है ना।
हो राइजिंग की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये जनरली आपका कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड वाले इलाके में हुआ था। इसका रीज़न ये था जो ज़मींदार थे वो इनके ऊपर एक्सेसिव जो है इनसे पैसे ले रहे थे, है ना। अब ज़मींदार का केस कैसे आ जाता है वो मैं आपको यहाँ पे सॉरी हाँ ज़मींदार का कैसे केस आ जाता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ज़मींदार और यहाँ मनी लेंडर और आपके हो गए ब्रिटिशर्स ये तीनों ही इनकी लिंक होती है। कैसे लिंक होती है मैं आपको बता चुकी हूँ। और बीच में यहाँ पे इस ट्राइंगल को देखेंगे तो यहाँ ज़मींदार है, यहाँ मनी लेंडर है, यहाँ ब्रिटिशर्स हैं और बीच में यहाँ पे आपके पेजेंट फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं पेजेंट की जगह, या फिर आप यहाँ पे ट्राइबल भी बोल सकते हो। कैसे फंस जाते हैं, ब्रिटिशर्स इनके ऊपर टैक्स लगाते हैं। अब उस टैक्स को पे करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते, तो ये जो पैसे हैं ये ज़मीन मनी लेंडर से ले लेते हैं और फिर लोन ले लेते हैं कि पैसे चुका पाएंगे। मनी लेंडर को ये पैसे वापस नहीं कर पाते हैं और जो है ऋण की जो साइकिल चलती है, इंडेप्टनेस की साइकिल है, उसमें ये लोग फंस जाते हैं, है ना। तो अगेन यहाँ से भी एक्सप्लॉइटेशन हो गया क्योंकि टैक्सेशन तो यही कर रहे थे। मीन्स ब्रिटिशर्स आर द रियल फेसेस बिहाइंड द कर्टन, है ना। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे आपके जो मनी लेंडर्स हैं, मनी लेंडर की अगर मैं बात करूंगी तो ये भी आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं तो वो लोन नहीं चुका पाते। फिर ज़मींदार तो एक मोहरा है ब्रिटिशर्स का। क्यों? क्योंकि ज़मींदार से बोला है कि आप लोगों को 10 रुपीज़ जो है वो इस वाली लैंड से लेना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ लेना है। बट ज़मींदार अपना भी प्रॉफिट देखेगा, वो भी तो सोचेगा कि मैं 10 रुपीज़ लूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो वो पेजेंट्स के ऊपर 12 रुपीज़ इम्पोज करके बताता था कि आपको 12 रुपये देने हैं। क्यों? 2 रुपये वो रख लेगा। तो दिस इज वॉट करप्शन। इसीलिए तो जब हम देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें ज़मींदार थे जो इंटरमीडिएट थे, ये करप्शन हो गया था। इसलिए तो हमने रैयतवाड़ी सिस्टम को लाया। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में ब्रिटिशर्स डायरेक्टली पैसे लेते थे। किससे? रैयत से। रैयत कौन है? पेजेंट और फार्मर। समझ में आए कि नहीं? तो इन तीनों के बीच में ही कहीं ना कहीं पेजेंट और ट्राइबल फंसे हुए हैं। आप देखो साइकिल देखो यहाँ पे, यही कारण है कि रिवोल्ट जो है इन तीनों में से कहीं ना कहीं हुआ है। और यहाँ पर हो अपराइजिंग की बात हो रही है तो ये भी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, लोकल मनी लेंडर एंड जमींदार तीनों के अगेंस्ट हुआ था। और बाद में ही ये जो हो अपराइजिंग है ये बाद में मुंडा रिबेलियन बन के कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो रीजन क्या था इसका? एलियनेटेड ऑफ द लैंड, चेंजेस इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, इकोनॉमी, लैंड को भी एलियनेट कर दिया था। ये सारे के सारे रीजन हुआ करते थे। किसके अगेंस्ट में हुआ था इसको आपको याद रखने, है ना। 1820 to 22 में लगभग ये जो हो अपराइजिंग है ये आपकी चली थी, है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कोल अपराइजिंग की। कोल अपराइजिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसका एक छोटा सा रीजन ये था कि जो कोल पीपल की लैंड हुआ करती थी, कोल पीपल की लैंड को उनसे कॉन्फिस्केट करते, जब्त करके नॉन कोल पीपल को दे दी गई थी, है ना। तो ये यहाँ पे आपकी ज़मीन को कोई ले ले और आपके दुश्मनों को दे दे, दुश्मनों को नहीं तो किसी ऐसे स्ट्रेंजर को दे दे, अदर पर्सन को जिसको आप नहीं जानते हो, तो आपको भी बुरा लगेगा। आप भी कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाओगे, कोर्ट जाओगे कि नहीं। बट उस टाइम तो कोर्ट हुआ नहीं करते थे कि कोई उनकी बात सुने। जो कोर्ट हुआ करते थे उसमें इनकी बात सुनी नहीं जाती थी, तो उनके पास रास्ता ही क्या बचता था रिवोल्ट करने के अलावा। तो यहाँ पे ये लोग इन्होंने क्या कर दिया? रिवोल्ट। रीजन क्या था? कॉन्फिस्केशन ऑफ द लैंड ऑफ द कोल पीपल एंड दैट कॉन्फिस्केटेड लैंड वाज ट्रांसफर टू नॉन कोल पीपल। ओके, इससे एसोसिएटेड पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धू भगत, ठीक है, विनोद राय एंड सुरगा मुंडा, जिसमें से बुद्धू भगत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में बुद्धू भगत का जो नाम है वो कई बार पूछा गया है। अब ये ईयर भी याद रखेंगे कोल का, यहाँ पे ईयर देखोगे 1831 to 32, 1831 to 32, है ना। उसके बाद दोबारा से भी हुआ था 1844, 48। देखो एक रिवोल्ट जरूरी नहीं एक बार हुआ तो खत्म हो गया। ब्रिटिशर्स अगर अपनी बातों पे नहीं खड़े उतरते हैं, जिसको मतलब कि उनकी बातों, उनके रिवोल्ट अगर, उनकी पॉलिसीज अगर बार बार चेंज होती हैं और फिर से खराब हो जाती हैं, एक्सप्लॉइटेटिव आ जाती हैं, फिर से रिवोल्ट चालू हो जाता है। समझ में आए कि नहीं? तो इसलिए ये दोबारा से चालू हुआ था 1844-48 में। नेचर ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? ये क्यों हो रहा था? बेसिकली कोल भूमि पर ब्रिटिश शासन के विस्तार और उनकी भूमि को सिख और मुस्लिम किसान जैसे बाहरी लोगों को हस्तांतरित करना। मतलब कोल लोगों की ज़मीन, उनको मतलब कोल को एकदम बेवकूफ़ समझ के रखा है, अनपढ़ समझ के रखा है, जो उनकी ज़मीन लेके सिख और मुस्लिम को दे रहे हैं। तो ये बात जो है वो टॉलरेट नहीं हुई थी कोल पीपल से, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था? रिवोल्ट कर दिया था। तो यहाँ थोड़ा सा रीज़न डिफरेंट है बेसिकली। मतलब यहाँ पे ये रीज़न नहीं है कि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा ले रहे थे इसलिए, टैक्सेशन की बात यहाँ मैंने नहीं की। यहाँ पर इनकी भूमि को ही कॉन्फिस्केट करके दूसरों में ट्रांसफर कर दिया था। बेसिकली ट्रांसफर सिख और मुस्लिम में किया था। दिस इज द रीज़न वाई कोल पीपल रिवोल्टेड इन द ईयर 1831 to 32।
मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे आ जाती है खासी रिवोल्ट। खासी रिवोल्ट आपका अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, और खासी जो अपराइजिंग हुई थी वो भी वहीं हुई थी। अब ये यहाँ की रीज़न कुछ और है, यहाँ पे अगेन टैक्सेशन वगैरह रीज़न नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ था कि मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ना बेसिकली देखो ब्रह्मपुत्र रिवर थी, और यहाँ पे ये जो खासी एरिया है मान लीजिए यहाँ पे है। अब यहाँ से ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये खासी रीजन में थोड़ी और पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ाने से उनका कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा, इंडस्ट्रीज भी वो लोग शुरू कर सकते हैं ब्रिटिशर्स, और साथ साथ में एग्रीकल्चर भी अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से दूसरी चीज़ वो ये चाह रहे थे कि पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, तो इनके पास पानी तो था ही, ब्रह्मपुत्र रिवर, गारो खासी जयंती ऑलरेडी आप कह सकते हो कि भाई वाटर रिच रीजन है, पानी बहुत ज़्यादा वहाँ ऑलरेडी आता है, तो पानी की दिक्कत नहीं थी। अब ये लोग ये चाहते थे कि भाई इस एरिया से जो भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी कुछ अच्छा यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है, उसका हम ट्रेड कर सकें। तो ट्रेड वो लोग ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन यहाँ से वहाँ तक जाया नहीं जा रहा था, क्योंकि वहाँ एक आप कह सकते हो कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तो ब्रिटिशर्स यहाँ से रोड कंस्ट्रक्ट करने लगे खासी की तरफ। क्या कंस्ट्रक्ट करने लगे? रोड। और जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करने लगे, यहाँ पे जो खासी में बेसिकली जो यहाँ के ट्राइबल्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। आप सभी को पता है ट्राइबल पीपल wanted to remain isolated. They don't want that every other people या foreign people are interrupting in their societal norms और interrupting in their culture. वो ये नहीं चाहते थे कि भाई उनके कल्चर सोसाइटी में जो उनके नॉर्म्स चले आ रहे हैं, रिचुअल्स चल रहे हैं, उनको कोई इंटरप्ट करे, अलग रहना चाहते हैं। इवन आज भी ये कंडीशन से, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, पॉलिसीज आने के बाद अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, अब तो बहुत चेंज हो गई है, बट पहले यहाँ पे सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे जो खासी में जो ट्राइबल पीपल थे उनको ये लगा कि ये हमारे ऊपर क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये क्या कर रहे हैं, हमारे उसमें कल्चर में इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था। इंपॉर्टेंट नाम अगर मैं बात करूंगी इससे एसोसिएटेड, तो तीरथ सिंह आप लोग याद रखेंगे। क्या है इससे एसोसिएटेड? जो लीडर है उनका नाम है तीरथ सिंह। इनका नाम शायद यहाँ पे लिखा होगा, आई डोंट नो यहाँ पे लिखा है कि नहीं। ओके तो देखो रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू बिल्ड अ रोड लिंकिंग ब्रह्मपुत्र वैली विथ सिलहट। सिलहट से जोड़ना चाहते थे। लार्ज नंबर ऑफ आउटसाइडर्स इंक्लूडिंग इंग्लिशमैन, बंगाली, लेबर फ्रॉम द प्लेन वर ब्रॉट टू दिस रीजन। और यहाँ से कई सारे लोगों को, यहाँ से इनके रीजन से लेबर के रूप में बहुत सारे लोगों को लेके आ गए, और यही कारण है कि फिर उन्होंने बाद में क्या कर दिया, यहाँ पे रिवोल्ट कर दिया, जिसमें से तीरथ सिंह का नाम आप लोग याद रखोगे। ईयर भी याद रखना है खासी अपराइजिंग का, 1829 में ये जो अपराइजिंग है ये हुई थी। तीरथ सिंह जो है मेन लीडर है इससे एसोसिएटेड। आगे चलते हैं, संथाल अपराइजिंग। संथाल अपराइजिंग तो मेंस में भी 5 मार्कर में पूछी जा चुकी है, मैं आपको बता दूं, पूछी जा चुकी है। और यहाँ पे इसका ईयर याद रखना है आपको, 1855-56 में संथाल रिबेलियन जो है बेसिकली आपका चला हुआ था। अगर मैं यहाँ संथाल रिबेलियन की बात करूँगी तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है जिसका वर्ड उस टर्म का नाम है दीकू। यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा है देख लेते हैं, लिखा हुआ ठीक है, दीकू लिखा हुआ है, दीकू। तो दीकू ये शब्द बेसिकली दीकू का मतलब होता है फॉरेन पीपल, और यहाँ पे ऐसे फॉरेन पीपल हु आर एक्सप्लॉइटिंग द सोसाइटी ऑफ द ट्राइबल, हु आर एक्सप्लॉइटिंग द ट्राइबल पीपल, दे आर नोन एज दीकूज इन द लैंग्वेज ऑफ द ट्राइबल पीपल हु आर रिसाइडिंग इन संथाल रीजन। सो ये जो दीकू है बेसिकली, यहाँ पे दीकू किसको बोला गया, लैंडलॉर्ड्स को। क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड जो हैं वो संथाल रीजन में रहने वाले ट्राइबल्स के लिए ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ऐसे एनिमी पार्टिकल्स हैं जो कि एक टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं उनके एनवायरनमेंट में, और ये लोग कोई और नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? लैंडलॉर्ड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई संथाल जो थे, राजमहल थे झारखंड के, ये जो है किसकी पॉलिसीज से बड़े दुखी थे? मनी लैंडर्स की, लैंडलॉर्ड्स की, और इनको उन्होंने नाम दिया था दीकू, और उन्होंने कहा था अब जितनी भी हमें लड़ाई करनी है वो इन दीकू के अगेंस्ट करनी है। तो आपसे अगर पेपर में पूछेंगे कि भाई दीकू जो शब्द है वो किस ट्राइबल रिवोल्ट से एसोसिएटेड है, आपको पता होना चाहिए संथाल रिबेलियन से यहाँ पे एसोसिएटेड है। इंपॉर्टेंट इनका नाम अगर मैं बताऊंगी तो सिद्धू एंड कान्हू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्धू एंड कान्हू जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है।
ओके और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे इसको सप्रेस कैसे किया था, तो इन्होंने संथाल टेनेंसी एक्ट जो है, एक यहाँ पे रिफॉर्म लैंड जो एक्ट है, संथाल परगना एक्ट, बेसिकली संथाल परगना एक्ट है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे संथाल परगना अलग अलग बना दिए गए थे और फिर उनके हिसाब से इन्होंने काम किया था जैसा कि ट्राइबल पीपल चाहते थे। हमें इस बेसिकली ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ते पढ़ते ये समझ में आ रहा है कि ट्राइबल्स जो हैं उनको कमज़ोर मत समझो। क्यों? क्योंकि आप देखो कि ट्राइबल्स जो हैं अलग अलग रीजंस के कारण उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, जबकि वो इतने ज़्यादा आप कह सकते हो एम्पावर्ड नहीं थे, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी एक एम्पावरमेंट का, एक ट्राइबल एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन के उभरते हैं ये सारे के सारे रिवोल्ट, जिन्होंने अपने राइट के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठाई है और ईस्ट इंडिया कंपनी से तक लड़ाई कर ली है, जिनके खिलाफ कोई आवाज़ भी उठाने से डरता था। सो दिस इज संथाल राइजिंग। आगे चलते हैं और फिर आपका आ जाता है कच्छा नागास रिवोल्ट, है ना। कच्छा नागास रिवोल्ट जो है ये आपका असम में हुआ था, असम में हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए, कच्छर रीजन है वहाँ पे हुआ था। उसके बाद इसमें बेसिकली लीडर कौन एसोसिएटेड है, तो इससे शंभुदेन जो है वो जो है लीडर एसोसिएटेड है। कौन है? शंभुदेन, इंपॉर्टेंट है शंभुदेन। इसको क्रश कर दिया था ब्रूटली बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया था। कच्छा नागास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन याद रखना है, असम में हुआ था, 1882 में हुआ था। शंभुदेन पाल जो है, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है इनका, शंभुदेन पाल है पूरा नाम। शंभुदेन पाल जो है इससे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट लीडर है, ये आप लोग इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखोगे। आगे चलते हैं, फिर आपका यहाँ पे आ जाता है रंपा रिबेलियन, है ना। रंपा रिबेलियन जो है ये आपका बहुत बाद में हुआ था, है ना, 1922 में हुआ था। अलूरी सीतारमन राजू जो हैं वो इससे एसोसिएटेड पर्सन है। अलूरी सीतारमन राजू का नाम याद रखना है, ये बहुत 1922 मैंने इसलिए बोला, ये देखिए बेसिकली चला तो बहुत लंबा था, 1840 से 1924 के बीच में, लेकिन अलूरी सीतारमन राजू जो है वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो ये एक ऐसा ट्राइबल रिवोल्ट है जिसमें गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था, ये भी पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो, है ना। और बेसिकली यहाँ पे सेम मोरलेस वही रीजन है, गांधी गवर्नमेंट सपोर्टर्स, मनसबदार एंड न्यू रेस्ट्रिक्टिव फॉरेस्ट रेगुलेशंस जो है, इन सब के कारण यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, ये रिवोल्ट हुआ था आपका किसका? रंपा रिबेलियन, आंध्र प्रदेश में हुआ था। अलूरी सीतारमन राजू इससे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन एसोसिएटेड है। आगे चलते हैं, भील विद्रोह की बात कर रहे हैं 1817 टू 1819। आपको पता है भील एक ऐसी ट्राइबल ग्रुप है जो जनरली शिकारी है, मतलब कि वो लोग तीर अंदाजी वगैरह और एरो, बो एरो, इन सब चीज़ों में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। जनरली आप देखोगे तो वेस्टर्न मध्य प्रदेश, राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न गुजरात, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, इस वाले एरिया में जो है हमें भील ट्राइब यहाँ पे देखने को मिल जाती है ना। अब यहाँ पे जो भील है वही मैंने आपको बताया खानदेश के अराउंड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड थे। इन्होंने रिवोल्ट किया था अपने मास्टर्स पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे, जो कि इनकी एग्रेरियन हार्डशिप एंड द वर्स्ट अंडर द न्यू रेजिम, मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे तो भाई ब्रिटिशर्स जो हैं कहीं ना कहीं उनकी जो नई पॉलिसीज आई थी एक्ट लैंड से रिलेटेड, उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था। इससे एसोसिएटेड वेरी इंपॉर्टेंट नेम दैट इज सेवाराम दास, है ना। सेवाराम जो है भील से एसोसिएटेड है, सेवाराम भील, सॉरी नॉट दास, सेवाराम भील जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1817-19 में आप देखोगे 1817-19 में इन्होंने रिवोल्ट किया था, 1825 में फिर किया था, 36 में, 46 में। मतलब आप देखो कि इंसान में एक मोटिवेशन, आपसे मैं बोलूँ पढ़ने को, आप 1 साल पढ़ोगे, दूसरे साल अगर एग्जाम नहीं निकला तो नहीं लगेगा मन, तीसरे साल पढ़ोगे, एग्जाम नहीं निकला तो नहीं लगेगा मन, लेकिन ये कैसे पर्सन है, आप देखो ना कि उनको उतनी सक्सेस नहीं मिल रही। ब्रिटिशर्स जो हैं अपने एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज़ को और एक्सप्लॉइट करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लीडर्स को आप देखो, उन्होंने भी उस एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज़ के अगेंस्ट लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कितनी बार लड़ाई की, 1817 to 19 रिवोल्ट करते रहे, 25 में रिवोल्ट किया, 36 में रिवोल्ट किया, 46 में रिवोल्ट किया, फिर इस चीज़ को आगे और भीलों ने कंटिन्यू किया। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल, इट इज सेटिंग एन एग्जाम्पल कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए अंटिल अनलेस वी गॉट अ सक्सेस फॉर पर्टिकुलर थिंग, यस और नॉट। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आ जाती है आपकी मुंडा रिबेलियन की बात, है ना। मुंडा रिबेलियन अगेन आप सभी को पता है, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, उलू गुलान मूवमेंट, उलू गुलान मूवमेंट से भी जानते हैं। और उलू गुलान 2019 के मेंस एग्जामिनेशन में 3 मार्कर में पूछा भी गया था। उलू गुलान मूवमेंट की मैं बात करूंगी
तो बेसिकली यहाँ पे जो लीडर एसोसिएटेड है बिरसा मुंडे जिन्हें एक मसीहा के रूप में माना जाता था, ये बिरसा मुंडा वही है जो लोगों से जो भी कुछ इकट्ठा करते थे वो यहाँ पे ट्राइबल पीपल को बांट देते थे ताकि वहाँ के लोग जो हैं उसको खा पी कर, या वो लोग यहाँ पे क्या रह सके, बहुत अच्छे से यहाँ पे रह सके। इनका नेचर ऑब्जेक्टिव देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये मुंडा रिबिलियन क्यों लेके आए थे, मतलब इन्होंने क्यों, तो मैंने आपको बताया था जो हो अपराइजिंग थी उसी का एक्सटेंशन है कहीं ना कहीं मुंडा रिबिलियन। अब यहाँ पे इन्होंने बेसिकली क्या किया था आगे, तो आप यहाँ पे देखोगे 1865 में ये वन विनियम अधिनियम के कारण आदिवासी भूमि को हस्तांतरण के खिलाफ, मतलब कि जिस भूमि पे यहाँ के लोग जो हैं अपनी लिवलीहुड को सस्टेन करते थे, भाई फल तोड़ के लाते थे, सब्जी लाते थे, या उस लैंड का यूटिलाइजेशन करते थे, वहाँ रहते थे, जीवन निकाला करते थे, उस लैंड को ही उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया गया था, फॉरेस्ट लॉ के अंदर लेके आ गए थे। मतलब कि उसको रिजर्व्ड बना दिया गया था कि इसके अंदर एंट्री नहीं हो सकती, यहाँ पे कटाई नहीं हो सकती, यहाँ की लकड़ी नहीं ले जा सकते हो। ये सारा का सारा जो बेसिकली एक्ट के थ्रू फॉरेस्ट को रिजर्व बना देना मतलब कि कहीं ना कहीं ट्राइबल से उनके राइट्स को छीन लेना, क्योंकि आज इंडिया में कई सारे ऐसे राइट्स प्रिवेल कर रहे हैं जिसके कारण आज जो ट्राइबल पीपल हैं वो झूम कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वो फायदा भी उठा रहे हैं और अपनी लिवलीहुड को भी सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पैरेलली जब आप ब्रिटिशर्स में देखोगे तो उनके ऐसे एक्ट आए हुए थे जिसके कारण इनकी जो एक तरीके से जीवन जीने की जो शैली थी वही इनसे छीन ली गई। तो अब आखिरकार लोग क्या करेंगे, तो रिवोल्ट ही करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मुंडा रिवोल्ट हुआ था, जिसमें से मेन पर्सन है बिरसा मुंडा। उलूगुलान मूवमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर प्लेटू में 1899 टू 1900 में यहाँ पे ये हुआ था। कौन सा आपका हुआ था, मुंडा रिवोल्ट। समझ में आया कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखोगे। आगे चलते हैं, फिर आपकी आ जाती है जेलियाग्रोंग ट्राइब। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है जेलियाग्रोंग ट्राइब। इनकी अगर हम बात करेंगे देखिए, इनकी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो बेसिकली ये जो मूवमेंट है इसको हेराका मूवमेंट भी बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हेराका मूवमेंट भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका हेराका मूवमेंट भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बताऊँ इसको चालू किसने किया था, तो कोई हैपू करके पर्सन थे, हाइपू, उन्होंने इसको चालू किया था। अब ये जो पर्सन थे ना, ये क्या बोलते थे कि जितने भी रिलीजन है उनको भूल जाओ, हिंदू भूल जाओ, मुस्लिम भूल जाओ, सिख सब भूल जाओ, सब फालतू के रिलीजन, मैं ही भगवान हूँ। हाइपू ऐसा बोला करते थे, मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। इसीलिए ये जो मूवमेंट है ना, ये शुरुआत में रिलीजियस बेसिस पे चालू हुई थी। मतलब ये मूवमेंट शुरुआती धार्मिक आंदोलन था, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीजियस आंदोलन, इसीलिए इसको हेरेका मूवमेंट बोला गया। क्या बोला गया, हेरेका मूवमेंट बोला गया। स्पिरिचुअल मूवमेंट थी बेसिकली, आप देखोगे तो ये कैसी मूवमेंट थी, स्पिरिचुअल मूवमेंट थी। लेकिन बाद में ही ये जो बेसिकली आपके हाइपू हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो इनकी ही कजिन होती है रानी गाइडेनल्यू। एक्चुअली यहाँ पे जो इनके कजन थे, ये मतलब रानी गाइडेनल्यू जो है वो इनकी कजन हुआ करती थी। और रानी गाइडेनल्यू जो है बेसिकली मैं आपको बता दूं, इन्होंने ये जो रिलीजियस मूवमेंट जो चल रही थी, इस मूवमेंट को इन्होंने आगे रूप दिया था। और बेसिकली इन्होंने अपने लगभग 16 साल की उम्र में ये जेल चली गई थी। फिर बाद में बहुत लास्ट में ये देश से जेल से आज़ादी इनको मिली थी, है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू जब ये शिलोंग गए, इनसे इन्होंने मिला शिलोंग जेल में, तब जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्वीन ऑफ द हिल कह के पुकारा था और रानी की उपाधि दी थी। इसीलिए हम इनको रानी गाइडेनल्यू नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई रानी गाइडेनल्यू को रानी की उपाधि किसने दी, तो आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू ने इसको उपाधि दी थी, है ना, रानी का टाइटल दिया था। और इसके बाद कह सकते हैं हम कि जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब रानी गाइडेनल्यू को जेल से छूट मिली थी। मतलब लगभग ये 30 से 32 साल जेल में रही। बहुत होता है, आपको एक कमरे में 1 दिन 2 दिन के लिए बंद कर देंगे तो आपकी सफोकेशन के कारण डेथ हो जाएगी। और ये जो इतनी महान क्रांतिकारी, इतनी विमेन रेवोल्यूशनरी के रूप में जानी जाती है, इन्होंने लगभग 30 से 32 साल जो है वो जेल में अपने निकाल दिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रानी गाइडेनल्यू, जो कि जियांगरोंग ट्राइब से बिलोंग करती थी, जो कि यहाँ पे कहाँ पे, शिलोंग आप कह सकते हो, यहाँ पे ये जो है चला था। नागा ट्राइब की एक
नागा ट्राइब की एक सब ट्राइब हुआ करती थी, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, है ना। तो ये आप नाम जो है इसको याद रखोगे। आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाती है कुकी रेबेलियन की बात होती है ना। कुकी रेबेलियन कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। किस ईयर में हुआ था? 1917 टू 1919 में हुआ था, बहुत बाद में हुआ था, मतलब ये हमारा गांधीयन एरा जो है वो चालू हो गया, ठीक है। कुकी ट्राइब थी, और मैं आपको बता दूं ये मणिपुर की ट्राइब थी, मतलब ये रिवोल्ट जो है ये मणिपुर में हुआ था। अब ये जो कुकी रिवोल्ट है ना, इसमें क्या हुआ था कि ये जो कुकी ट्राइब है इसने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया था। गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स से फॉरेस्ट में जाके ब्रिटिशर्स से लड़ा था। ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट में आते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स से ब्रिटिशर्स को हरा देते थे। ब्रिटिशर्स बहुत बार आए हैं, 10 बार, मतलब बहुत बहुत टाइम तक ये युद्ध चलता रहा। 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार, फिर उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स से बार बार जो है ब्रिटिशर्स को हराया था। लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जो हैं उनके पास, आपको पता ही, आर्मी बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ इनके पास ज़्यादा था, तो बाद में जो है ये जो कुकी ट्राइब है ये हार गई थी, आप ऐसा बोल सकते हो, हार गई थी। और हारने के बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स इनको बाद में वर्ल्ड वॉर में यूज़ भी करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है ना, तो इन लोगों को अलग से बुलाया जाता है। गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में बहुत ज़्यादा ये लोग वो थे, स्ट्रॉन्ग थे, मतलब इनकी प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, तो बाद में उनको ब्रिटिशर्स बुलाते भी हैं कि चलो भाई अब वहाँ पर हमारी हेल्प करना है ना। तो ये कुकी रिबेलियन है, आपको याद रखना है, मणिपुर 1917 टू 1919 में आपका ये चला हुआ था। अदर रिवोल्ट्स, मतलब और भी अभी आपके कुछ कुछ रिवोल्ट्स बचे हुए हैं, इसमें से हम अदर रिवोल्ट्स की बात करते हैं, जिसमें से आ जाता है सन्यासी रिवोल्ट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आनंद मठ जो है बुक का नाम सुना ही है, जिसमें हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा हुआ है। तो जो आनंद मठ जो बुक है ना, वो इसी के ऊपर बहुत सालों बाद लिखी गई थी बेसिकली, लेकिन इसी के ऊपर है, इसी रिवोल्ट के ऊपर है। तो सन्यासी रिवोल्ट में कुछ नहीं है, बेसिकली इसको फकीर भी बोला जाता है, सन्यासी रिवोल्ट एंड फकीर रिवोल्ट। इसमें क्या होता है कि सन्यासी और जो फकीर होते हैं, ये लोग क्या करते थे ना कि बंगाल वाले इलाके में यहाँ पे जो होली प्लेसेस होती थी, मतलब कि दरगाह होते थे, और जो भी सन्यासियों के लिए जो भी मंदिर वगैरह होते थे, इन सारी जगह जाते थे, होली प्लेसेस पे विजिट करते थे, अपनी टीचिंग्स को दिया करते थे, प्रीचिंग्स को। इनका कोई घर खुद का हुआ नहीं करता था, क्योंकि ये जगह जगह जाके होली प्लेसेस को विजिट करते थे, है ना, भगवान की आराधना में ये लोग लीन हुआ करते थे। तो उन लोगों को जो भी भिक्षा में, जो भी वो लोग भिक्षा लेते थे, आर्म्स लेते थे, दे वर आस्किंग फॉर आर्म्स, तो भिक्षा में उनको जो कुछ भी मिल जाता था खाने पीने का सामान, वो इसको खा लेते थे, और उससे अपना ये जीवन याचना, जो जिनका जीवन पालन है, वो इस तरीके से इनका चला करता था। तो सन्यासी कौन थे? तो सन्यासी रिफर्स टू द वन हु रिनाउंस द वर्ल्ड फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब सन्यासी जिन्होंने सन्यास ले लिया हो, स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हो, बाकी की लाइफ को त्याग दिया हो, उन्हें यहाँ पे क्या बोला जाता था? सन्यासी बोला जाता था, है ना। तो ये जो सन्यासी है ये आर्म्स को कलेक्ट करते थे, ठीक है, डिफरेंट लोगों से, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द जमींदार ड्यूरिंग रिलीजियस ट्रैवल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी ने कुछ दान में दे दिया, कुछ दान में दे दिया, उन सब चीज़ों से बेसिकली इनका क्या चलता था? लिवलीहुड आप कह सकते हो, चलता था। लेकिन अब इस जगह पे बाद में क्या हो जाता है कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो आ जाते हैं, और ब्रिटिशर्स जब आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है, तो वो ये देखते हैं यहाँ पे कि ये जो सन्यासी और फकीर हैं ये लोग ना चोर हैं, ये लोग जो हैं ये आम लोगों को लूट रहे हैं, ये फालतू के काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, वो इन सन्यासी फकीर को फॉलो किया करते हैं। जैसे आप लोगों के भी कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु हुआ करते होंगे, कोई भी हुआ करता होगा, तो वो इनको फॉलो करते थे। अब क्योंकि वो इनको फॉलो किया करते थे, इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे फॉलो करते थे, तो जो लोग हैं ना वो इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते। क्योंकि कई सारे सन्यासियों को यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ से ले जाते हैं तो यहाँ पे बाकी के जो लोग हैं ना वो यहाँ पे क्या कर देते हैं? रिवोल्ट कर देते। कहाँ रिवोल्ट हुआ था? मुर्शिदाबाद, है ना, बैकुंठपुर, बंगाल वाला मेन एक एरिया था, यहाँ पे वो। मैं आपको बताऊँ, इसमें ब्रिटिशर्स ना सिर्फ उनको पकड़ते बल्कि लगभग ऐसा बोला जाता है कि लगभग 150 से ज़्यादा फकीर जो थे ना उनको मार दिया गया था, है ना। इन 150 अनआर्म्ड सन्यासी जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ मतलब कि नॉर्मल वस्त्र धारण करते थे, जिन्होंने अपनी वर्ल्ड लाइफ को छोड़ दिया था, उन लोगों को, मतलब कि मासूम लोगों की यहाँ पे जान ले ली गई थी। तो जो बाकी के लोग थे उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था? रिवोल्ट कर दिया था। और लगभग ये 50 साल तक, कितने साल तक ये रिवोल्ट चला था? 50 साल तक चला था। और 1820s में जाकर आप देखो 1770s से चालू हुआ है। ब्रिटिशर्स जो हैं अपना ब्रूटल फेस दिखाने में उन्होंने कभी भी कमी नहीं छोड़ी। चाहे जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स तो आप बहुत ज़्यादा फेमस है, हम बाद में सुनते हैं कितने लोग मारे गए, ये भी एक आप देखो कि कितना बड़ा इंसिडेंट जिसमें 150 अनआर्म्ड सन्यासी मारे गए, यस और नो। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ओके जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने कि अंग्रेज सन्यासियों को लुटेरा मानते थे और सन्यासियों पर पवित्र स्थल पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। अब उनकी तो उन्होंने घर बार छोड़ा ही इसलिए था ताकि वो मंदिर मस्जिद जाएं, पूजा आराधना करें, और तुमने वहीं जाने से प्रतिबंध लगा दिया। समझ में आ रही कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ था, आपका सन्यासी रिवोल्ट यहाँ पे हमें देखने को मिला था। अब यहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है आनंद मठ, जो कि 1882 में लिखी गई थी। 1770s से रिवोल्ट चल रहा है, बहुत बाद में लिखी गई थी। इसमें बेसिकली वंदे मातरम सॉन्ग भी आप सभी को पता है ना, इस बुक को बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ये जो बुक है ये सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर ही बेसिकली लिखी गई। इसमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सन्यासी जीवन के बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी तो पाइका रिबेलियन जो कि 1870s में हुआ था उड़ीसा में। पाइका रिबेलियन जो है वो उड़ीसा में हुआ था। बेसिकली पाइक है, पाइक उन लोगों को बोला जाता है जो कि मिलिटेंट होते हैं ब्रिटिशर्स के अंडर। ब्रिटिशर्स की कंपनी में कहीं ना कहीं ये लोग काम कर रहे होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पाइका, है ना। और पाइका रिबेलियन आपका 1817 में हुआ था। कब हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, है ना। अब इसकी रिबेलियन की अगर मैं बात करूंगी तो गवर्नमेंट जो है उनने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने वही टैक्सेशन इम्पोजिशन बहुत ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे रिवोल्ट किया था। मैं आपको यहाँ पे ये बात बता रही थी कि जो उड़ीसा सरकार है वो केंद्र सरकार से ऐसा कहती है कि भाई पाइका रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाए। 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मत मानो। किसको मानो? पाइका रिबेलियन को, क्योंकि सबसे पहले यही हुआ था। हालांकि इसके पहले और रिबेलियन हुए, बट उड़ीसा गवर्नमेंट का कहना है बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ था। बट क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में नहीं फैला, जब ऑल ओवर इंडिया में हुआ ही नहीं तो हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे मान सकते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और भी हो सकता है आप बोलो कि हाँ मैम मानना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उतना बड़ा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक अकेले, क्योंकि ये रिवोल्ट जो था वो ट्राइबल भी था, अदर क्लासेस इसमें इंक्लूड हुई नहीं थी, तो इसलिए इसको माने ना माने दैट इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, डिबेटेबल टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस फॉर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी वो हम डिस्कस ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, बट इतना आप लोग याद रखेंगे। पाइका रिबेलियन इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी था, अभी 1817 में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। तो पाइका रिबेलियन जो है आप लोग इसको प्लीज़ याद रखेंगे, है ना। इससे एसोसिएटेड पर्सन का नाम भी याद रखेंगे, बख्शी जगत बंधु। बख्शी जगत बंधु जो है वो इससे एसोसिएटेड पर्सन है। आगे चलते हैं। ये पाइका मैंने आपको बताई दिया भाई, ये ऐसे पेजेंट थे जो कि मिलिटेंट थे, गजपति रूलर्स उड़ीसा के, जिन्हें मिलिट्री सर्विस देते थे किंग को, और बाद में फिर ये लोग किसके मिलिट्री मैंस हो गए थे, आपके ब्रिटिशर्स के अंडर करने लगे, है ना। फिर उसके बाद ये सब वही लिखा हुआ है कि बाद में किस तरीके से इनके उसमें लड़ाइयाँ हो जाती है। आगे चलते हैं और बात आती है अब रामोसी मूवमेंट की, है ना। रामोसी मूवमेंट की अगर मैं बात करूंगी तो इसमें जो मेन रीजन था ना वो था अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था। रामोसी मूवमेंट 1925-26 में चला था। कहाँ हुआ था? सतारा महाराष्ट्र में हुआ था, और इसके मेन लीडर थे चित्तूर सिंह। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। दूसरी चीज़, लैंड तो रेवेन्यू इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो रहा था कि इससे परेशान हो गए थे यहाँ के लोग, इसीलिए चित्तूर सिंह ने यहाँ पर रिवोल्ट कर दिया। और रिवोल्ट के बाद यहाँ पर इसको सप्रेस कैसे किया, ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस कैसे किया? तो ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस किया था बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देके, रेवेन्यू को कम करके। तो मोरलेस रीजन वही है। और ये भी एक रीजन रहा, ये भी एक रिवोल्ट है इंपॉर्टेंट, रामोसी रिवोल्ट, जिसमें आपके एसोसिएटेड पर्सन है चित्तूर सिंह 1825-26। आगे चलते हैं। पागलपंथी, है ना। अब पागलपंथी जो हैं इसमें एक थे करम शाह और इनका बेटा था करम शाह और टीपू शाह, है ना। अब ये जो पागलपंथी हैं इनकी अगर मैं बात करूंगी तो ये कुछ भी नहीं है। देखो ये बंगाल वाले इलाके में हुआ था, सबसे पहले बंगाल वाले इलाके में। अब ये जो करम शाह था ना, ही वॉज अ माइस्टिक पर्सनैलिटी। ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी से किसी में बिलीव नहीं करते थे। ये अपना एक खुद का रिलीजन बनाना चाहते थे। ये बिलीव करते थे कि लोग मुझे फॉलो करें, और ये जो हैं कुछ आधी बातें हिंदू की मानते थे, आधी बातें मुस्लिम की मानते थे, आधी सिख की मानते थे। अलग अलग रिलीजन की जो भी अच्छी अच्छी बातें होती थी वो सारी की सारी बातें कौन मानता था? करम शाह। अब ये सारी की सारी बातें मानते थे और अलग टाइप के थॉट्स को प्रोपोगेट करते थे, इसलिए लोग इन्हें ना पागलपंथी कहने लगे। इनको कौन सा कहने लगे? इनको कौन सा पंथ बोल दिया? पंथ मतलब सेक्ट होता है, तो इनको कौन सा सेक्ट बना दिया? पागलों का सेक्ट। तो दिस इज पागलपंथी, है ना। ये आपका किसका बना दिया था? जस्ट अ सेकेंड, शायद स्लाइड एक पीछे हो गई है।
ओके तो यहाँ पे किसको बना दिया था, पागलपंथी को बना दिया था, फाउंडर ऑफ पागलपंथी सेमी रिलीजियस सेक्ट जो है, बेसिकली सेमी रिलीजियस सेक्ट था, तो पागलपंथी जो है इसको बना दिया गया था। फिर बाद में मतलब शुरुआत में ये रिलीजियस मूवमेंट टाइप की थी, रिलीजियस कनोटेशंस थे इससे रिलेटेड, लेकिन बाद में क्या होता है, इनका बेटा आ जाता है करम शाह का, जिसका नाम रहता है टीपू शाह। क्या रहता है, टीपू शाह। अब टीपू शाह जो रहते हैं इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप भी बन जाता है, मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा ग्रुप बनता है, छोटा मोटा ग्रुप नहीं बनता है, जो करम शाह को फॉलो करते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप रहता है जो करम शाह को फॉलो करता है। और बाद में जब ब्रिटिशर्स की जो रेवेन्यू पॉलिसीज है बहुत हार्श हो जाती है ना, तो यहाँ पे ये क्या कर लेते हैं, उसको उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करता उनका बेटा टीपू शाह। और किसके अगेंस्ट करता है, जमींदार टेनेंसी एक्ट इनके अगेंस्ट, है ना। तो बाद में रिलीजियस से ये मूवमेंट जो है ये पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है। समझ में आए कि नहीं, आगे चलते हैं। आगे आपका आ जाता है किट्टूर रिबेलियन, है ना। किट्टूर रिबेलियन की मैं बात करूंगी तो यहाँ पे किट्टूर के रुद्र जो है, किट्टूर रुद्र मैं आपको बता दूं, रुद्र, है ना, किट्टूर रुद्र, रुद्र जो है, रुद्रदेव जो है किट्टूर के राजा हुआ करते थे। और इनकी डेथ के बाद जो है इनकी वाइफ हुआ करती थी रानी चेन्नम्मा, है ना, रानी चेन्नम्मा, ये है रानी चेन्नम्मा, इनकी वाइफ हुआ करती थी, इनका बेटा भी हुआ करता था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किट्टूर की डेथ के बाद जो है वो रानी चेन्नम्मा को वहाँ का राजा जो है डिक्लेयर नहीं करते और मानते भी नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स तो बाद में आया था, लेकिन ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स जैसी ही कुछ हरकत इन्होंने 1824-29 में की थी किट्टूर के राजा के साथ, जब इनकी डेथ हो गई थी। जैसे कि आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुनते हो कि उन्होंने अपने राज्य को किस तरीके से बचाया था और हड़पने से रोका था और लड़ाई की थी, सेम वैसा ही काम जो है रानी चेन्नम्मा ने किया था। कहाँ पर, किट्टूर, जो कि आज के कर्नाटक में है। यहाँ पे क्या हुआ था कि हम जो किट्टूर है वो नहीं देंगे ब्रिटिशर्स को, लेकिन उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने उनसे लड़ाई की, विद्रोह हुआ, और लड़ाई होने के बाद आप सभी को पता है यहाँ पे क्या हो गया था, कब्जा कर लिया गया था। मतलब कि किस पे कब्जा कर लिया था, किट्टूर पे, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो जो किट्टूर रिबेलियन है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किट्टूर कर्नाटक 1824-25-29, और रानी चेन्नम्मा जो है इससे एसोसिएटेड पर्सन है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बात हो रही भाई त्रवणकोर की, बेसिकली, है ना। त्रवणकोर की मैं बात करूंगी तो त्रवणकोर रिबेलियन में क्या होता है कि भाई त्रवणकोर के जो राजा थे वो तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, है ना, वो तो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन त्रवणकोर के जो राजा का जो प्राइम मिनिस्टर था, दीवान था, इस प्राइम मिनिस्टर को उस टाइम पे दीवान बोला करते थे, और उस टाइम पे दीवान का नाम था दीवान बेलूथम्पी। क्या नाम था, दीवान बेलूथम्पी। मतलब राजा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन राजा का जो दीवान था जिसका नाम था दीवान बेलूथम्पी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में था। वो नहीं चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी भी तरीके से राजा से दोस्ती बढ़े या फिर उनका राज्य में हस्तक्षेप जो है वो बढ़ता जाए। इसीलिए यहाँ पे जो दीवान बेलूथम्पी है, उन्होंने ये देखते हुए कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज किस तरीके से आम लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं, आम लोगों को डेट्यूरेट कर रही हैं, उसके बाद यहाँ के दीवान बेलूथम्पी ने रिवोल्ट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और मेन रीज़न यहाँ पे दूसरा भी रीज़न था सब्सिडरी अलायंस। एक्चुअली यहाँ के जो राजा हैं वो सब्सिडरी अलायंस पे साइन कर रहे थे, लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर जो दीवान बेलूथम्पी था वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो। यही कारण है कि यहाँ पे त्रवणकोर में क्या हो जाता है, रिवोल्ट हो जाता है 1807-09 के टाइम पे। मेन लीडर जो है वो आपका एसोसिएटेड है, कौन है, बेलूथम्पी, ठीक है। 1807-09 मतलब वेलेस्ली का टाइम है, जिसमें यहाँ पे बात हो रही थी कि सब्सिडरी अलायंस पे साइन करो, और राजा साइन करने को एग्री हो जाता है, बट वहीं पे दीवान नहीं होता है। दिस इज द रीजन। आगे चलते हैं। चुआर अपराइजिंग, चुआर अपराइजिंग जो कि आपका बंगाल में हुआ था 1799 के टाइम पे। चुआर अपराइजिंग की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे ये जो चुआर है बेसिकली मिदनापुर बंगाल वाले यहाँ पे इलाके में हुआ था। और यहाँ पे मेन रीजन था फेमीन। क्या रीजन था, फेमीन। फेमीन जो है, भूखमरी आ गई थी, उससे लैंड रेवेन्यू की डिमांड्स और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ग्रेड हो गया था बहुत ज़्यादा, है ना। फेमीन आ गई है तो कहाँ फेमीन आ गई, फेमीन आने के बाद मतलब ब्रिटिशर्स ने अपनी लैंड रेवेन्यू डिमांड्स को बहुत बढ़ा दिया था, जो कि बहुत गलत काम है। और यही कारण है कि यहाँ पे जो है चुआर अपराइजिंग हुई थी। चुआर का मतलब होता है बेसिकली चोर, थीव्स, है ना, थीव्स होता है। तो यहाँ पे चुआर अपराइजिंग मिदनापुर बंगाल में हुई थी, 1798-99 में हुई थी। दुर्जन सिंह जो है इससे एसोसिएटेड पर्सन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इस चीज़ को याद रखोगे।
आगे चलते हैं। अब बात हो रही है कूका रिवोल्ट की, है ना। कूका रिवोल्ट की अगर मैं बात करूंगी तो कूका रिवोल्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके, ये पंजाब वाले इलाके में चला था बेसिकली, है ना। कहाँ चला था? वेस्टर्न पंजाब वाले इलाके में। पंजाब जो है बेसिकली मैं बात करूंगी तो शुरुआती दौर पर इससे जो लीडर एसोसिएटेड थे वो यहाँ पे बात करते थे इस मूवमेंट में रिलीजियस कनोटेशंस पे। मतलब कि यहाँ पे इन लोगों को नामधारी भी बोला गया था। क्या बोला गया था? नामधारी। नामधारी, नामधारी मतलब कि भगवान का नाम लेना है आपको। किसका नाम धरना है? भगवान का नाम। मतलब कि इककार ओमकार आपने सिखों में सुना होगा, जो उनके उसमें गाना चलता है। तो ये जो है आपको यहाँ पे किसका नाम लेना है? सिखों का नाम लेना है। समझ में आया कि नहीं? तो दिस इज रामधारी, नामधारी। तो यहाँ पे जो बेसिकली मूवमेंट थी शुरुआत में रिलीजियस थी, फिर बाद में भगत जवाहर मल आते हैं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसको किसमें यहाँ पे क्या कर दिया था? पॉलिटिकल माउंड जो है वो इस मूवमेंट में लेके आ गए थे। और इन्हीं भगत जवाहर मल को सिया साहिब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिया साहिब। कूका मतलब होता है कूकना, पंजाबी में कूका मतलब क्या होता है? कूकना। मतलब कि भगवान के वर्ड्स को कूकना, नाम जपना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये मूवमेंट जो है पॉलिटिकल माउंड ले लेती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी शुरुआत में जैसे मैं आपको बता रही थी अबॉलिशन ऑफ कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन, इन चीज़ों पे बिलीव करती है। बाद में यहाँ पे जो है ये पॉलिटिकल माउंट ले लेती है और फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ क्या करती है? वो लड़ाई करती है। और जो भी उनके प्रोसैलिटाइजेशन हो या टेनेंसी एक्ट हो, जो भी कुछ हो, उन सब से यहाँ पे क्या करती है? उनके अगेंस्ट में ये लोग रिवोल्ट कर देते हैं। और इस तरीके से हमारा कौन सा होता है? कूका रिवोल्ट होता है, जिससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है भगत जवाहर मल, जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आज की जो क्लास थी बेसिकली वो आपकी ट्राइबल एंड पेजेंट रिवोल्ट से थी। आई एम श्योर दैट कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इस वाले जोन से ज़रूर पूछा जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग ट्राइबल एंड पेजेंट रिवोल्ट को अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से कर लें, बिकॉज द टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एवरीवन।